Hello everyone, I am Dr. Vivek Bhatia. Welcome to my channel vivekbhatia.orthopedics. Today we will be starting our first series, that is back pain series, and topic that we will be covering in this video is slip disc. स्लिप डिस्क बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा व्हाट एग्जैक्टली इज ए डिस्क। डिस्क इज लाइक ए सॉफ्ट कुशन बिटवीन टू हार्ड वर्टिब्रेज। आपकी स्पाइन में दो वर्टिब्रास होते हैं, ऊपर और नीचे, उनके बीच में एक खाली स्पेस होती है विच इज ऑक्यूपाइड बाई अ डिस्क। डिस्क ऑल्सो एक्ट्स एज ए शॉक अब्जॉर्बर इन अवर स्पाइन। ये नर्व्स के पास होती है बट इट इज नॉट सो क्लोज के नर्व्स को प्रेस कर सके। डिस्क के बाद अब हम आते हैं स्लिप डिस्क के ऊपर। व्हाट इज स्लिप डिस्क? इट इज बेसिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिस्क फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन। डिस्क जब अपनी नॉर्मल पोजीशन से हट के किसी दूसरी जगह पहुंच जाती है उसको हम स्लिप डिस्क कहते हैं। ज्यादा करके ये डिस्क पहुंचती है नर्व्स के ऊपर। जब नर्व्स के ऊपर आती है तो नर्व्स को ये प्रेशराइज करती है एंड दैट प्रेशर ऑन द नर्व्स प्रोड्यूसेस बैक पेन, लेग पेन विच इज ऑल्सो कॉल्ड शियाटिका। नेक्स्ट कमिंग टू दी स्टेजेस ऑफ स्लिप डिस्क, उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा डिस्क की स्ट्रक्चर के बारे में। डिस्क की स्ट्रक्चर जो है, डिस्क में एक आउटर शेल होता है जो राउंड होता है, उसके बीच में एक चीज होती है जो जेलेटिनस होती है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। डिस्क प्रोलैप्स की स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट इज डिस्क बल्ज। इसमें क्या होता है, जो शेल होता है वो नॉर्मल रहता है बट शेल फूल जाता है क्योंकि डिस्क के अंदर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड स्टेज इज डिस्क प्रोट्रूजन। जब आपका जो आउटर शेल है इट बिकम्स थिन, देर इज नो ब्रेक इन दी शेल, शेल के अंदर कोई ब्रेक नहीं होता बट शेल थिन हो जाता है। एंड थर्ड स्टेज इज डिस्क एक्सट्रूजन। दिस इज द मोस्ट कॉमन स्टेज। इसमें क्या होता है, जो शेल है आउटर वाला उसमें ब्रेक आ जाता है। जब उसमें ब्रेक आ जाता है तो जो अंदर न्यूक्लियस होता है वो यहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है। इसको हम डिस्क एक्सट्रूजन कहते हैं। एंड फोर्थ स्टेज इज डिस्क सिक्वेस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस वहां से बाहर आ जाता है वो इससे टूट के किसी दूसरी जगह पे इससे दूर जाके नर्व्स या स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर देता है। ये फोर्थ स्टेज है स्लिप डिस्क की। Now, coming to the causes of the slip disc, what causes the disc to prolapse or slip? जैसे मैंने बताया कि डिस्क में एक आउटर शेल होता है। डिस्क हर्निएशन या डिस्क प्रोलैप्स तभी शुरू होता है जब शेल के अंदर टीयर होती है। ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जो हमें प्रोन करती हैं फॉर टू स्टार्ट गेटिंग ए टीयर इन दी शेल? वन इज हैवी लिफ्टिंग ऑफ वेट्स। अगर आपका वेट उठाने का तरीका ठीक नहीं है, टेक्निक ठीक नहीं है, तो सारा जो वेट उठाने वाला प्रेशर है वो आपके स्पाइन के ऊपर, आपकी डिस्क के ऊपर ट्रांसफर होता है एंड इट कॉजेज रप्चर ऑफ द शेल, मेकिंग डिस्क प्रोन फॉर प्रोलैप्स और स्लिपिंग। सेकंड, जिन लोगों की जॉब आगे झुक के वजन उठाने की या आगे झुक के काम करने की है, उनका भी इंट्रा डिस्कल प्रेशर इज वेरी हाई, दे आर ऑल्सो प्रोन फॉर स्लिप डिस्क। थर्ड, जो इंजरीज होती हैं, जैसे अगर कोई रोड साइड एक्सीडेंट्स है या स्पोर्ट्स इंजरीज है, उसमें भी डिस्क का आउटर शेल डैमेज होता है और आपको स्लिप डिस्क हो सकती है। some people are into sedentary sitting jobs. Sitting is one position in which intradiscal pressure is the highest. जो लोग मैक्सिमम सिटिंग जॉब्स में हैं उनमें भी डिस्क हर्निएशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट, कुछ लोग ऐसे हैं जो बैक की एक्सरसाइजेज या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, उनके बैक मसल कमजोर हो जाते हैं। जब बैक मसल कमजोर हो जाते हैं तो भी आपकी बॉडी का सारा स्ट्रेस जो है वो डिस्क के ऊपर आता है। some people have bad sitting posture, bad standing posture, bad bending postures. अगर इनके postures ठीक नहीं है तो भी आपकी disc prolapse के chances बढ़ जाते हैं। Some people are prone for disc slip because of their genetic makeup. नाउ कमिंग टू दी सिम्टम्स ऑफ द डिस्क प्रोलैप्स। जब डिस्क प्रोलैप्स या डिस्क स्लिप डिस्क होती है तो आपको क्या सिम्टम्स आते हैं? द मोस्ट कॉमन इज बैक एक, एक्यूट बैक एक, एक्यूट स्वियर बैक एक, कमर में दर्द, रेडिएटिंग लेग पेन, दर्द का बैक से लेग में जाना, नमनेस जिसको हम सूनापन भी कहते हैं, वीकनेस इन दी लेग्स, पैरों में पंजे में कमजोरी आ सकती है, यूरिनरी रिटेंशन, पेशाब का रुक जाना, कॉन्स्टिपेशन, रिस्ट्रिक्टेड फॉरवर्ड बेंडिंग। जब भी आप आगे झुकने की कोशिश करते हैं तो आपके बैक के मसल जो है वो स्पाज्म में, पेनफुल स्पाज्म में चले जाते हैं। एंड अब नॉर्मल कर्वेचर, जब आप चलते हैं तो आपकी कमर एक तरफ टिल्ट हो जाती है विच इज ऑल्सो कॉल्ड शियाटिक स्कोलियोसिस और शियाटिक लिस्ट।
नाउ कमिंग टू द डायग्नोसिस ऑफ द स्लिप डिस्क, हम कैसे डायग्नोस करते हैं कि हमें स्लिप डिस्क की शिकायत हो गई है। जब भी आपको बैक पेन आती है, एक्यूट बैक पेन आती है या पेन लेग में जाती है, तो सबसे पहले हम डॉक्टर के पास एडवाइस लेने के लिए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्लिनिकल एग्जामिनेशन विच इज डन बाई डॉक्टर। जो डॉक्टर आपको लिटा के एग्जामिनेशन करता है, जिसमें एग्जामिनेशन ऑफ द बैक। सेकेंड इज स्ट्रेट लेग रेजिंग। स्ट्रेट लेग रेजिंग एक ऐसा टेस्ट है जिसमें वो आपकी टांग उठा के देखता है कि आपको टांग उठाने से कितने लेवल पे पेन आ रही है, कितने डिग्री में पेन आती है। इट में बी पॉजिटिव है 20, 30, 40 और 50। उसके बाद वो आपकी मसल पावर चेक करता है एंड ही ऑल्सो चेक्स योर बावल एंड ब्लैडर फंक्शंस। इन क्लिनिक्स को हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन कहते हैं, जो डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। उसके बाद कुछ इन्वेस्टिगेशन है। सबसे पहले एक्सरेज होते हैं बैक के। जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्क प्रॉब्लम्स होती हैं वो एक्सरे में नजर आने लग पड़ती हैं, पर जो फ्रेश डिस्क प्रॉब्लम है वो कई बार एक्सरे में नजर नहीं आती। उनके लिए हमें कुछ हायर इन्वेस्टिगेशन चाहिए होती है, और इसके लिए सबसे अच्छी इन्वेस्टिगेशन एमआरआई है। एमआरआई इज ए वेरी सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन टू डायग्नोज डिस्क प्रोलैप्स। बट एमआरआई इज ऑल्सो वेरी ओवर सेंसिटिव। कई बार ये देखा गया है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें एमआरआई में डिस्क प्रोलैप्स नजर आ रहा होता है, पर उनको सिम्टम्स उतने या बिल्कुल भी नहीं होते। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके क्लिनिकल एग्जामिनेशन में या सिम्टम्स वाइज हमें लगता है कि इनको डिस्क प्रॉब्लम है, पर एमआरआई इतना उनका खराब नहीं होता। सो देयर इज ऑलवेज ए मिसमैच। मतलब एमआरआई कई बारी कुछ बताता है, एग्जामिनेशन कई बारी कुछ बताता है। तो हमें इन दोनों को कोरिलेट करके चलना होता है। सिर्फ क्लिनिकल एग्जामिनेशन के ऊपर भी नहीं चल सकते, सिर्फ एमआरआई के ऊपर भी नहीं चल सकते। हमें दोनों में से वो चीजें पकड़नी है जो आपस में मैच करती हैं। उसके हिसाब से हम आपका डायग्नोसिस बनाते हैं और उसी के हिसाब से फिर आगे ट्रीटमेंट कैरी फॉरवर्ड होती है। नाउ कमिंग टू दी एमआरआई फाइंडिंग्स। एमआरआई में हमें क्या नजर आता है, ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। नॉर्मली जब हम एमआरआई देखते हैं तो एमआरआई में जो नॉर्मल हेल्दी लुकिंग डिस्क है वो व्हाइट कलर की नजर आती है एमआरआई में। जब उसका कलर व्हाइट से ब्लैक हो जाता है ऑन एमआरआई, वी से इट इज ए डीजेनरेटेड डिस्क, कि जिसमें डिस्क की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। वो डिस्क है जो आगे चल के प्रोलैप्स कर सकती है या स्लिप कर सकती है। जब वो स्लिप करती है तो इट गेट्स इनटू द स्पाइनल कनाल, क्योंकि डिस्क के पीछे ठीक स्पाइनल कॉर्ड पड़ी होती है। जब वो स्पाइनल कॉर्ड के पास जाती है तो वो नर्व्स को प्रेस करना शुरू कर देती है। वो नर्व कंप्रेशन जो है वो भी आपको एमआरआई के ऊपर नजर आ जाता है। स्लिप डिस्क की ट्रीटमेंट पे जाने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हम स्लिप डिस्क को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मसल स्ट्रेचिंग एज वेल एज स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज। आपको अपने बैक के मसल्स जो है वो स्ट्रांग बनाने हैं, और जो टाइट मसल है उनको आपको थोड़ा सा स्ट्रेच आउट करके थोड़ा सा उनको रिलीज करना है। सेकेंड इज यू शुड एक्वायर गुड टेक्निक्स ऑफ फॉरवर्ड बेंडिंग एंड लिफ्टिंग वेट्स। आपको वेट कैसे लिफ्ट करना है, जैसे कि स्लाइड में दिखाया गया है। जब भी आपने वेट उठाना है, सबसे पहले वेट को आप लेग्स के बीच में लेके आइए, बैक को अपनी स्ट्रेट रखिए, एंड यू शुड यूज योर लेग्स एंड हिप टू लिफ्ट द वेट एंड नॉट योर बैक। ठीक। उसके बाद जो है आपको अच्छा पोस्चर मेंटेन करना पड़ेगा। स्मोकिंग इज ऑल्सो नोन टू कॉज डीजेनरेशन इन द डिस्क, इसलिए स्मोकिंग आपको छोड़नी पड़ेगी। वजन आपको अपना कम करना पड़ेगा। अगर आपका वजन कम है तो आपकी बैक में डिस्क के ऊपर जो है स्ट्रेस वो कम पड़ता है, और उनके स्लिप होने के चांसेस और ज्यादा कम हो जाते हैं। अब हम स्लिप डिस्क की ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। ट्रीटमेंट स्लिप डिस्क को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट और सेकंड इज सर्जिकल ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में क्या चीजें आती हैं, सबसे पहले आता है आपका रेस्ट। डिस्क के पेशेंट जब आपका डिस्क प्रोलैप्स होता है तो हम रेस्ट एडवाइस करते हैं, 2 से 3 दिन का कंप्लीट बेड रेस्ट। उसके बाद फिर हम थोड़ी सी एक्सरसाइजेज एडवाइस करते हैं। सभी एक्सरसाइजेज एक्यूट फेज में नहीं करनी होती। कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो अगर आप जब प्रोलैप्स हुआ है उसके विद इन 3-4 डेज करना शुरू कर देंगे तो उससे आपकी कंडीशन और खराब हो सकती है। तो कौन सी एक्सरसाइजेज करनी है, कौन सी एक्सरसाइजेज नहीं करनी, ये हम उसमें गाइड करते हैं। फिर हम कुछ मेडिसिन, मसल रिलैक्सेंट, पेन किलर एंड एंटी इंफ्लेमेटरीज शुरू करते हैं। जिन पेशेंट्स को इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, फिर हम
हम हायर इंटरवेंशन पे जाते हैं विच इज एपिड्यूरल इंजेक्शंस। इसमें हम आपकी स्पाइन के अंदर जहां पे डिस्क प्रोलैप्स है वहां नीडल लगा के अंडर सियाम इन दी ऑपरेशन थिएटर एक दवाई इंजेक्ट करते हैं जो नर्व्स की जो इन्फ्लेमेशन है, जो डिस्क के प्रेशर के कारण आई हुई है, जिसके कारण शियाटिका आ रहा है, बैक पेन आ रहा है, उसको कम करने की कोशिश करते हैं। जब आपके सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं देन वी स्विच ओवर टू कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस विच इज बेसिकली ए लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन मॉड्यूल। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से, ये दवाइयों से, बैक के इंजेक्शन से या एक्सरसाइजेस से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। उनकी पेन बढ़ती जाती है, उनके पैर में कमजोरी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उनमें हम ऑपरेशन एडवाइस करते हैं। ऑपरेशन को हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। एक है ओपन ऑपरेशन जिसमें पुराने जमाने में जब हमें लंबे लंबे इंसिजन होते थे, लंबा चीरा होता था, ब्लड लॉस ज्यादा होता था, विच इज कॉल्ड ओपन डिस्केक्टमी, कि ओपन तरीके से हम डिस्क जो बाहर आई हुई है उसको वहां से निकालते हैं। सेकंड, जो आजकल लेटेस्ट टेक्निक्स हैं विच आर एंडोस्कोपिक टेक्निक्स, उसके जरिए जो चीरा है आपका बिल्कुल मिनिमल आता है और जो हम ऑपरेट करते हैं उसमें स्टिच लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसको हम स्टिचलेस एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी कहते हैं। और थर्ड, जिन लोगों में डिस्क हर्निएशन पुरानी है या स्लिप डिस्क पुरानी हो चुकी है, उनमें कई बारी मन का एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा के ऊपर थोड़ा सा स्लिप कर जाता है, आगे चले जाता है, तो उसमें हम फ्यूजन सर्जरी या उसको हम ये कहते हैं कि उन दोनों मनकों को आपस में ऑपरेशन से फ्यूज कर देते हैं, वो वाली ऑपरेशन करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बैक एक्सरसाइजेस के ऊपर ब्रीफ कर रहा हूं। हालांकि एक एक्सरसाइजेस के ऊपर एक वीडियो हमने बनाया है, वो हम शॉर्टली यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे, पर थोड़ा सा इसमें मैं ये बता रहा हूं आपको कि एक्सरसाइजेस कौन कौन सी तरह की है। वी डिवाइड डिस्क प्रोलैप्स इनटू 3 फेजेस। वन इज एक्यूट फेज जो इमीडिएट फेज होता है विद इन 2-3 डेज, एंड सेकेंड इज फ्रॉम 3 डेज टू 3 वीक्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड सब एक्यूट फेज। एंड 4 हफ्ते के बाद जब आपकी रिकवरी शुरू हो जाती है दैट इज आफ्टर रिकवरी या रिकवरी फेज उसको कहते हैं। तो सारी एक्सरसाइजेज एक फेज में आप शुरू नहीं कर सकते। कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आपने एक्यूट फेज में करनी है, कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आपने सब एक्यूट फेज में करनी है, और कुछ एक्सरसाइजेज आपने करनी है जब आपकी पेन बिल्कुल खत्म हो गई है आफ्टर रिकवरी। तो ये एक्सरसाइजेज हैं एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज, देन देयर आर फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज, देन रोटेशनल एक्सरसाइजेज, एंड लास्ट में जो रिहेबिलिटेशन के लिए है लॉन्ग टर्म कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। एपिड्यूरल इंजेक्शन, जैसे कि मैंने पहले बताया, कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में मेडिसिन और एक्सरसाइजेस से फर्क नहीं पड़ता। उनमें हम एपिड्यूरल इंजेक्शन लगाते हैं। ये स्टीरॉयड इंजेक्शन होते हैं जो हम नर्व्स के पास लगाते हैं, जो नर्व्स की जो स्वेलिंग है उसको कम करते हैं। ज्यादा करके हम ये 2 या 3 इंजेक्शन, और 2 इंजेक्शन के बीच में 2 हफ्ते का गैप जरूर होना चाहिए, ये लगाते हैं। नाउ कमिंग टू द सर्जिकल पार्ट। सर्जरी जो है, क्या इंडिकेशंस रहती हैं डिस्क के पेशेंट में सर्जरी करने की। यहाँ ये मैं बता दूं आपको कि 95% ऑफ द केसेस ऑफ स्लिप डिस्क दे कैन बी मैनेज्ड कंजर्वेटिवली, दैट इज वो दवाइयों से, एपिड्यूरल इंजेक्शन से और एक्सरसाइज से ठीक हो जाते हैं। 5% केसेस ऐसे हैं जिनको ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। वो कौन से केसेस हैं? नंबर 1, वो पेशेंट्स जिनको दवाइयों से, इंजेक्शन से या एक्सरसाइजेज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। हम 3 हफ्ते का यूजुअली ट्रायल लेते हैं। अगर 3 हफ्ते तक आपकी पेन बिल्कुल ठीक नहीं होती या आपकी पेन बढ़ती जाती है तो हम आपको सर्जरी एडवाइस करते हैं। दूसरे पेशेंट्स वो हैं जिनके पैर में कमजोरी आनी शुरू हो जाती है, जिनकी मसल वीकनेस शुरू हो जाती है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स दे आल्सो गेट फुट ड्रॉप। इन पेशेंट्स में भी हम सर्जरी एडवाइस करते हैं। थर्ड सेट ऑफ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको यूरिन और बाउल की प्रॉब्लम रहती है, जिनमें यूरिन रुक जाता है या यूरिनरी रिटेंशन हो जाती है। उन केसेस में हमें कई बारी इमरजेंसी सर्जरीज भी करनी पड़ती है, क्योंकि यूरिन वाले सिम्टम्स जो हैं वो अगर हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे चलते हैं तो वो आगे चल के रिकवर नहीं करते। चांसेस ऑफ देयर रिकवरी विद कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट आर वेरी रिमोट। नाउ कमिंग टू दी सर्जिकल पार्ट। सर्जरी जो डिस्क के पेशेंट्स में हम करते हैं एक नई टेक्निक से, लेटेस्ट टेक्निक से करते हैं, विच इज कॉल्ड स्टिचलेस
and it is done in an awake patient and it is an endoscopic surgery. इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे जानकारी दे रहा हूँ। इस सर्जरी के ऊपर भी हम एक वीडियो पूरा इस चैनल के ऊपर लोड करेंगे आगे चल के। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं, इस सर्जरी में बेसिकली इट इज अ स्टिचलेस सर्जरी। इसमें कोई भी टांका नहीं लगता है ऑपरेशन के बाद। इट इज वेरी सेफ क्योंकि इसमें पेशेंट जाग रहा होता है, इसमें पेशेंट बेहोश नहीं होता। ही इज नॉट अंडर जनरल एनेस्थीसिया। ये हम लोकल एनेस्थीसिया में थोड़ा सा सुन करके करते हैं, ताकि जब इंस्ट्रूमेंट से हम डिस्क निकाल रहे होते हैं तो पेशेंट हमें बता रहा होता है कि यस कि मेरी पेन में फर्क पड़ना शुरू हो गया है, और अब जब डिस्क हम पूरी निकाल देते हैं तो वो बताता है कि मेरी पेन पूरी तरह से ठीक हो गई है। ये ऑपरेशन पूरी तरह से सेफ ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन में देयर इज नो ब्लड लॉस। जो पहले के ऑपरेशंस होते थे ओपन सर्जरीज, उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी जरूरत पड़ती थी, इसमें कोई भी ब्लड लॉस नहीं होता। इसमें जो आपका हॉस्पिटल स्टे है वो भी बहुत कम से कम होता है। यूजुअली हम एक दिन का स्टे रखते हैं, नेक्स्ट डे उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। इस ऑपरेशन में क्योंकि आपकी हड्डी को काटा नहीं जाता, क्योंकि आपके मसल को काटा नहीं जाता, क्योंकि आपके अंदर स्टिचेस नहीं लगते, इसलिए इसमें रिकवरी भी बड़ी फास्ट होती है। और इस ऑपरेशन के बाद यू कैन रिज्यूम योर वर्क बैक वेरी अर्ली। In this slide, we have shown two things. One, the white color disc. It is the disc which was pressing upon the nerves. जो nerves के ऊपर प्रेशराइज कर रही थी, nerves को sciatica दे रही थी, उसको निकाला गया है। सेकंड जो दिखाया गया है, बैक के ऊपर छोटा सा चीरा आपको दिख रहा होगा। दिस इज एन 8 मिलीमीटर इंसिजन, जिसको स्टिच करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपने आप हील कर जाता है। इट हील्स वेरी फास्ट इन 5 to 7 days. Please like, share and comment on all the videos and subscribe my channel. Do not forget to hit the bell icon. You can also contact me on our orthopedic helpline and WhatsApp number. You can also email me on this mail ID. We will meet once again in our next video and will continue our back pain series. Till then, goodbye and thank you everyone for watching.